चलिए, सबसे पहले सेक्शन 192 बोलता है, अगर 192 बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, सैलरी का पेमेंट करता है, और सैलरी का पेमेंट कोई भी पर्सन करता है, चाहे रेसिडेंट को या नॉन रेसिडेंट को, तो उसको टैक्स का डिडक्शन करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, और उसका रेट रहेगा स्लैब रेट। यानी अगर कोई भी पर्सन सैलरी का पेमेंट करता है तो टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद से जो भी बैलेंस होगा उसका पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगा यदि उस इंडिविजुअल या एचयूएफ का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो बिजनेस के केस में टर्नओवर था वो 1 करोड़ या से अधिक हो जाता है, अधिक नहीं है, या फिर अगर वो प्रोफेशन के केस में जो भी उसका ग्रॉस रिसिप्ट था वो क्या था, 50 लाख से अधिक का नहीं था। यानी बिजनेस के केस में टर्नओवर इंडिविजुअल या एचयूएफ का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से अधिक नहीं है, या फिर प्रोफेशन के केस में उसका ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से अधिक नहीं है, तो उसको टैक्स काटने की लायबिलिटी नहीं है, टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद से सेक्शन 192A आता है, और 192A बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन पीएफ का विड्रॉल करता है और पीएफ का विड्रॉल 50,000 या उससे अधिक करता है, तो उसको पीएफ के विड्रॉल के अगेंस्ट में जो भी 50,000 या से अधिक करता है तब टीडीएस की लायबिलिटी आएगी, और उस पर 10% का टीडीएस का डिडक्शन होगा। उसके बाद सेक्शन 193 आता है, और 193 बोलता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पर इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है और वो जो पेमेंट है वो 10,000 से अधिक है, तो वहाँ पे 10% का टीडीएस का डिडक्शन होगा। उसके बाद से बैलेंस का पेमेंट किया जाएगा। अगर 10,000 से कम होगा तो वहाँ पे डिडक्शन नहीं होगा। उसके बाद से सेक्शन 194 आता है, और 194 बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन को डिविडेंड का, अगर कोई भी कंपनी किसी भी पर्सन को डिविडेंड का पेमेंट करती है तो वहाँ पे टैक्स का टीडीएस को डिडक्ट किया जाएगा, और 10% के हिसाब से टीडीएस को डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में अगर पेमेंट होता है और 5,000 से कम का अमाउंट है, जो भी डिविडेंड का अमाउंट है वो 5,000 से कम है और अदर देन कैश है, तो वहाँ पे टैक्स काटने की लायबिलिटी नहीं आएगी, यानी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद से आता है सेक्शन 194A, और 194A बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है तो, और इंटरेस्ट का पेमेंट 5,000 से अधिक है, तो वहाँ पे 10% का टीडीएस का डिडक्शन होगा। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी यदि उस इंडिविजुअल या एचयूएफ का बिजनेस के केस में जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम है, या फिर प्रोफेशन के केस में जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से कम है। उसके बाद से इंटरेस्ट, उसके बाद सेक्शन 194A फिर यहीं पे बोलता है कि ये जो 5,000 की लिमिट है, ये 5,000 की लिमिट बैंक के केस में 40,000 हो जाएगी अदर देन सीनियर सिटीजन के केस में, और 50,000 हो जाएगी सीनियर सिटीजन के केस में। यानी अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर किसी को पेमेंट किया जा रहा है और बैंक अगर पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट का, और वो सीनियर सिटीजन को पेमेंट कर रही है, तो 50,000 हो जाएगा लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी 50,000 से ऊपर अगर टैक्स जो अमाउंट इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है तो टैक्स का डिडक्शन होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा 10% के हिसाब से। और अगर 50,000 से कम 40,000 का अगर पेमेंट कर रही है अदर देन सीनियर सिटीजन के केस में, तो वहाँ पे 10% का डिडक्शन होगा। लेकिन अगर सेविंग के इंटरेस्ट का पेमेंट अगर कर रही है, अगर बैंक सेविंग का इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, तो वहाँ पे टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। सेविंग के इंटरेस्ट पे टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर इनकम टैक्स का कोई रिफंड है और इनकम टैक्स के रिफंड पे अगर इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है तो उस पर कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद से आता है सेक्शन 194B, और 194 और 194B और 194BB, यहाँ पे दोनों सेक्शन एक साथ पढ़ेंगे। और 194B और 194BB में अगर कोई भी पर्सन लॉटरी के अगेंस्ट में अगर पेमेंट करता है, या फिर हॉर्स रेस के केस में अगर अगेंस्ट में पेमेंट करता है, और जो पेमेंट है वो 10,000 से अधिक है, तो वहाँ पे 30% का टीडीएस का डिडक्शन होगा। और अगर यहाँ पे एक समस्या ये आती है कि तब क्या होगा, अगर जो भी प्राइज मनी है वो प्राइज कैश में नहीं है, यानी कोई अगर किसी को बाइक अगर किसी ने जीता तो क्या करना पड़ेगा, बाइक के अगेंस्ट में कैसे डिडक्शन होगा, तो ऑर्गेनाइजर ये इंश्योर करेगा कि जो भी विनर है वो क्या करेगा, उस पर जो बाइक की प्राइज मनी है उस पर 30% का टैक्स का डिडक्शन न करके जो विनर है वो गवर्नमेंट को 30% का
चालान जमा करेगा, 30% का एडवांस टैक्स जमा करके आ जाएगा और ऑर्गेनाइजर को क्या करेगा, एक चालान जो रिसिप्ट है, चालान रिसिप्ट दिखा देगा, उसको रिसिप्ट सबमिट करेगा। उसके बाद से ही जो ऑर्गेनाइजर है वो प्राइज को रिलीज करेगा। उसके बाद से आता है सेक्शन 194C, और 194C बोलता है कि अगर किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में पेमेंट होता है और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है 30,000 या से अधिक है, या फिर पूरे साल भर में जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो 1 लाख या से अधिक है, तो कुल टैक्स का डिडक्शन किया जाएगा। और टैक्स का डिडक्शन होगा इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 1% का टैक्स का डिडक्शन होगा, और अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ के केस में 2% का टैक्स का डिडक्शन होगा। उसके बाद से सेक्शन 194D आता है और बोलता है कि अगर इंश्योरेंस का कमीशन किसी को पेमेंट किया जा रहा है, इंश्योरेंस कमीशन अगर पेमेंट किया जा रहा है और 15,000 से अधिक का इंश्योरेंस का कमीशन है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 5% का डिडक्शन होगा, और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 10% का डिडक्शन होगा। लेकिन फिर एक बात 194C में, 194C इंडिविजुअल या एचयूएफ के केस में अप्लीकेबल नहीं होगा यदि उस इंडिविजुअल या एचयूएफ का जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है वो टर्नओवर 1 करोड़ या से अधिक नहीं है इन द केस ऑफ बिजनेस, एंड इन द केस ऑफ प्रोफेशन वो जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो ग्रॉस रिसिप्ट क्या है 50 लाख से ऊपर का नहीं है। उसके बाद से आता है सेक्शन 194G, और 194G बोलता है कि अगर किसी को लॉटरी के अगेंस्ट में पेमेंट होता है और वो पेमेंट 15,000 से अधिक है, तो इंडिविजुअल के केस में और इंडिविजुअल और एचयूएफ या फिर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के केस में जो डिडक्शन होगा वो 5% का डिडक्शन होगा, यानी 5% का डिडक्ट करके टीडीएस उसके बाद से ही जो भी बैलेंस आएगा वो पेमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर वो जो लॉटरी है वो लॉटरी कैश में नहीं है, यानी अदर देन कैश है, तो जो भी ऑर्गेनाइजर है पहले वो इंश्योर करेगा कि जो भी विनर है वो क्या करता है, जो भी टीडीएस का अमाउंट है वो टीडीएस का अमाउंट पहले गवर्नमेंट को क्या करेगा, जाके एडवांस टैक्स जमा करके आएगा, रिसिप्ट सबमिट करेगा ऑर्गेनाइजर को, उसके बाद से ये लॉटरी का जो अमाउंट है वो रिलीज करेगा। उसके बाद से आता है सेक्शन 194H, और 194H बोलता है यदि किसी पर्सन को कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट किया जाता है और वो कमीशन या ब्रोकरेज का अमाउंट जो है वो 15,000 या से अधिक 15,000 से अधिक है, 15,000 या से अधिक नहीं, वो 15,000 से अधिक है, और वो 15,000 से अधिक है तो पूरे अमाउंट पे 5% का टैक्स का डिडक्शन होगा। अगर 15,000 या से कम जो कमीशन या ब्रोकरेज का अमाउंट है वो 15,000 या से कम है, तो यहाँ पे टीडीएस की लाइबिलिटी नहीं आएगी। अब उसके बाद से सेक्शन 194I है, और 194I बोलता है कि अगर किसी को रेंट का पेमेंट किया जाता है, और रेंट का पेमेंट क्या होता है पूरे साल भर में 2,40,000 या से अधिक का होता है, और 2,40,000 से अधिक का रेंट का पेमेंट किया जाता है किसी भी पर्सन को, और वो प्लांट या मशीनरी के अगेंस्ट में होता है, तो प्लांट और मशीनरी के केस में जो टैक्स की जो रेट है वो 2% की रेट है, और इंडिविजुअल हो चाहे एचयूएफ हो सबके केस में 2% का रेट है, और लैंड और बिल्डिंग या फर्नीचर के केस में कुल 10% का रेट है, यानी 10% के हिसाब से क्या हुआ टैक्स का डिडक्शन होगा। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ये लाइबिलिटी नहीं आएगी टीडीएस की, अगर उस इंडिविजुअल या एचयूएफ का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है बिजनेस के केस में वो 1 करोड़ से अधिक का नहीं है, और एचयूएफ अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में जो और प्रोफेशन के केस में जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से ऊपर का नहीं है, तो यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद से एक सेक्शन आता है 194IA, और 194IA बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करता है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सा, जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरिया, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का अगर कोई भी पर्सन पेमेंट उनको परचेज करता है, बाई करता है, और अगर पेमेंट करता है और जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है या कंसिडरेशन विच एवर इज हायर तो 50 लाख या से अधिक है, तो क्या होगा 1% का टैक्स का डिडक्शन होगा। उसके बाद से क्या किया जाएगा, जो बैलेंस का पेमेंट होगा वो पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद से 194IB है, और 194IB बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन का जो रेंट का पेमेंट कर रहा है और 194I में अगर कंसीडर नहीं है और 50,000 या उससे अधिक का रेंट का पेमेंट कर रहा है, तो उसको 5% के हिसाब से
टैक्स काटने की लाइबिलिटी आएगी, टीडीएस की लाइबिलिटी आएगी, लेकिन वो जो टीडीएस का लाइबिलिटी है वो लास्ट मंथ के रेंट के अगेंस्ट में टीडीएस का डिडक्शन होगा। भले ही वो जो भी टीडीएस का अमाउंट है वो टीडीएस का अमाउंट लास्ट मंथ के जो रेंट के अगेंस्ट में उसकी भरपाई ना हो पाए, लेकिन जितना भी डिडक्शन होगा सब लास्ट मंथ के रेंट के अगेंस्ट में होगा। उसके बाद से सेक्शन 194J आता है, और 194J बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन को टेक्निकल फीस का पेमेंट किया जाता है या फिर प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया जाता है, अगर टेक्निकल फीस या प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया जाता है तो वहाँ पे टीडीएस की लाइबिलिटी आएगी, लेकिन टीडीएस की लाइबिलिटी एचयूएफ और इंडिविजुअल के केस में नहीं आएगी यदि उस इंडिविजुअल या एचयूएफ का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है इन द केस ऑफ बिजनेस वो 1 करोड़ या से अधिक का नहीं है, या फिर एचयूएफ के केस में जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख या से अधिक का नहीं है। और यहाँ पे जो थ्रेश होल्ड है वो 30,000 है। अगर 30,000 से ऊपर अगर साल भर में चाहे रॉयल्टी हो या फिर टेक्निकल सर्विसेज हो, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन और सिनेमेटोग्राफिक फिल्म हो या फिर प्रोफेशनल फीस हो, सबके केस में जो लिमिट है वो इंडिविजुअल केस में अगर देखा जाएगा और 30,000 का लिमिट देखा जाएगा, यानी टेक्निकल सर्विस के केस में 30,000 की जो लिमिट है वो अलग देखा जाएगा, प्रोफेशनल फीस के अगेंस्ट में 30,000 की लिमिट अलग देखा जाएगा, रॉयल्टी के केस में 30,000 का जो लिमिट है वो अलग देखा जाएगा, कॉल सेंटर के केस में 30,000 की जो लिमिट है वो अलग देखा जाएगा। और जो टेक्निकल सर्विस है, यहाँ पे जो टेक्निकल सर्विस है, कॉल सेंटर है, रॉयल्टी, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एक्सेट्रा, इसके केस में जो टीडीएस का डिडक्शन होगा वो 2% का रेट रहेगा, और प्रोफेशनल फीस के केस में जो लिमिट होगा वो 10% का रहेगा। उसके बाद से दूसरा सेक्शन आता है 194K, और 194K बोलता है जो म्यूचुअल फंड है या यूटीआई, म्यूचुअल फंड या यूटीआई अगर क्या करते हैं कि डिविडेंड का पेमेंट करते हैं, और वो डिविडेंड का पेमेंट अगर 5,000 से ऊपर का है तो वहाँ पे 10% का क्या होगा, टीडीएस का डिडक्शन होगा। उसके बाद से सेक्शन आता है 194LA, और 194LA बोलता है कंपलसरी एक्विजिशन और कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड है, और अगर साल भर में 2.5 लाख से ऊपर का पेमेंट हो रहा है तो 10% का पहले टीडीएस का डिडक्शन होगा, उसके बाद से पेमेंट होगा। और 194 जो जे है, 194J में इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में टीडीएस की लाइबिलिटी नहीं आएगी अगर उस इंडिविजुअल या एचयूएफ का जो प्रीवियस ईयर में बिजनेस के केस में जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से अधिक का नहीं है, और जो ग्रॉस रिसिप्ट है इन द केस ऑफ प्रोफेशन वो 50 लाख से अधिक का नहीं है, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में टीडीएस की लाइबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन 194IA में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। 194IA में इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में भी टीडीएस की लाइबिलिटी आ जाएगी अगर वो ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करता है जो जिसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर अगर 50 लाख या उससे अधिक है तो वहाँ पे 1% टीडीएस की लाइबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद से आता है सेक्शन 194M, और 194M मतलब मिक्स सेक्शन। 194M बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअल है और एचयूएफ है और जिसके ऊपर प्रीवियस 194C, 194H और 194J अप्लीकेबल नहीं हुआ था, क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर में जो बिजनेस के केस में टर्नओवर था वो 1 करोड़ से अधिक का नहीं था, या फिर प्रोफेशन के केस में जो ग्रॉस रिसीप्ट था वो 50 लाख से अधिक का नहीं था, तो फिर उसके ऊपर सेक्शन 194M आ जाता है। अगर वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट या ब्रोकरेज या प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करता है जो 50 लाख से ऊपर का है, तो उसके केस में टीडीएस की लाइबिलिटी आ जाएगी 194M में। जो ये केवल 194M जो है वो केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को अप्लीकेबल होगा, और उस इंडिविजुअल और एचयूएफ को अप्लीकेबल होगा जो सेक्शन 194C, 194H और 194J में टीडीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और उस पर जो रेट है अभी करंट में जो रेट है वो 5% का है, यानी 5% का क्या होगा, टैक्स का पेमेंट करने के बाद से ही और टीडीएस का डिडक्शन करने के बाद से ही वो क्या करेगा, जो भी रेसिपिएंट है उसको पेमेंट करेगा। उसके बाद से सेक्शन 194N है, और 194N बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, जाके बैंक से कैश का विड्रॉवल करता है। अगर कोई भी पर्सन कैश का विड्रॉवल करता है और कैश का विड्रॉवल 1 करोड़ से ऊपर का करता है, तो 1 करोड़ से ऊपर वाले के कैश के विड्रॉवल पे 2% का टैक्स का डिडक्शन होगा, यानी बैंक 1 करोड़ से ऊपर के जितना भी कैश का विड्रॉवल होगा
उस पर 2% का टैक्स का डिडक्शन करेगा, उसके बाद से जो बैलेंस बचेगा उसका पेमेंट करेगा। लेकिन अगर कोई भी पर्सन जो नॉन फाइलर है, और नॉन फाइलर किसको बोला जाएगा? ऐसा पर्सन जो नॉन फाइलर है, मीन्स उसने प्रीवियस थ्री फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम टैक्स रिटर्न है, वो इनकम टैक्स का रिटर्न को फाइल नहीं किया है, तो उसको नॉन फाइलर बोला जाएगा। और नॉन फाइलर के केस में अगर कोई भी पर्सन बैंक से कैश का विड्रॉल करता है, तो पहला जो 20 लाख है उस पर कोई टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा, यानी नो TDS ऑन अप टू 20 लाख, और 20 लाख से 1 लाख तक अप टू 1 लाख जो होगा वो 5% का TDS का डिडक्शन होगा, और उसके ऊपर 2% का TDS का डिडक्शन होगा। उसके बाद से सेक्शन 194O आता है, और 194O आता है, वो बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेशन ECO ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई भी बिजनेस करता है, तो वहाँ पे अगर उसको TDS की लायबिलिटी आ जाएगी। अगर कोई भी पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस करता है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है तो पेमेंट जो रिसिपिएंट है उसको पेमेंट करने से पहले क्या करेगा? 1% का TDS का डिडक्शन करेगा, उसके बाद से जो भी बैलेंस का पेमेंट होगा वो पेमेंट करेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल और HUF है, और इंडिविजुअल HUF बोल देता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को कि मेरा प्रीवियस जो ये फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रास रिसिप्ट है या फिर टर्नओवर है तो 5 लाख से अधिक नहीं है, और वो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे देता है, तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ECO ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, तो क्या करेगा? TDS का डिडक्शन नहीं करेगा। उसके बाद से एक सेक्शन आता है 194P, और 194P बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन जो सीनियर सिटीजन है, और सीनियर सिटीजन को इनकम का जो सोर्स है वो केवल इनकम, उसको पेंशन का इनकम आता है, अगर किसी बैंक अकाउंट में उसको केवल पेंशन का इनकम आता है, उसके बाद से उसको कुछ उसी बैंक में उसको कुछ जो डिपॉजिट है उसका, और वहाँ से केवल उसको डिपॉजिट का इंटरेस्ट आता है, उसके अलावा उसको अदर सोर्स से कोई भी इनकम नहीं आता है, तो वो उसी बैंक को क्या करेगा? एक डिक्लेरेशन देगा कि मेरे पास और कोई भी इनकम नहीं है। तो बैंक वाला क्या करेगा? वहीं पे उसका टैक्स का पूरा टैक्स कैलकुलेशन करेगा, उसका जो पेंशन होगा और जो इंटरेस्ट होगा उसको वहीं पे जानकारी मिल जाएगी, और वहीं पे वो पूरा उसका इनकम कैलकुलेट करेगा, वहीं पे जो होगा वो टैक्स का डिडक्शन कर लेगा। और उसके बाद से उस पर्सन को जो भी वो जो सीनियर सिटीजन है, उस अगर 75 ईयर्स के ऊपर का है, तो उसको फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद से सेक्शन 194Q है, और 194Q बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक का है, अगर कोई भी पर्सन जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक का है, और इस फाइनेंशियल ईयर में क्या करता है? किसी दूसरे पर्सन से 50 लाख से अधिक का परचेज करता है, तो 50 लाख से ऊपर का जो परचेज करता है उस पर 0.1% के हिसाब से क्या हो जाएगा? टैक्स का डिडक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद से ही क्या करना पड़ेगा? जो बैलेंस होगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194R, और 194R बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन बिजनेस के केस में, इन द केस ऑफ बिजनेस, क्या करता है? बेनिफिट या परक्विजिट का पेमेंट करता है। अगर कोई भी पर्सन बिजनेस के केस में बेनिफिट या परक्विजिट का पेमेंट करता है, और वो जो बेनिफिट या परक्विजिट है वो 20,000 से अधिक का है, तो वहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। जो टैक्स की लायबिलिटी होगी 10% के हिसाब से टैक्स का डिडक्शन होगा। उसके बाद से भी जो बैलेंस का पेमेंट होगा वो पेमेंट किया जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल और HUF के केस में ये लायबिलिटी नहीं आएगी अगर उस इंडिविजुअल या HUF का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है इन द केस ऑफ बिजनेस वो 1 करोड़ से अधिक का नहीं है, या फिर जो HUF के केस में, इंडिविजुअल या HUF के केस में, प्रोफेशनल के केस में जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से अधिक का नहीं है। उसके बाद से उसके बाद से अगर इंडिविजुअल और HUF को एक TDS की लायबिलिटी नहीं आएगी यदि उस इंडिविजुअल या HUF का बिजनेस के केस में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से अधिक का नहीं है, और जो प्रोफेशन के केस में जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से अधिक का नहीं है।